जो जो गन्ने को पेरने का जो समय होता है ना, उसी को चालू पेराई सत्र कहा जाता है। ठीक है, देखो चीनी उत्पादन तो 1-2-4 महीने थोड़ा बंद रहता है अगर गन्ने की आपूर्ति उस समय नहीं हो पाती है तो, क्योंकि जो ऑन सीजन होता है किसी भी फसल का, उसी तरह गन्ने का भी जो ऑन सीजन रहता है 5 से 6 महीना, उस समय गन्ने में रस की मात्रा भरपूर होता है। ठीक है ना, और बरसात के मौसम में जिस समय गन्ने बढ़ रहा होता है, गन्ने नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत कम पहले का पड़ा हुआ जो गन्ना रहता है, तो उसमें फिर रस की जो है मात्रा कम हो जाती है, तो चीनी कम निकलता है ना, तो उससे गन्ने मिल को थोड़ी सी नुकसान होता है। इसीलिए ऑफ सीजन में चीनी का भी मूल्य बढ़ जाता है, गुड़ वगैरह सबका, मीठा सबका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, उस जो ऑन सीजन होता है उसको बोला जाता है चालू पेराई सत्र। ठीक है ना, चलो लिखो एरो का निशान देके, चालू पेराई सत्र, चालू पेराई सत्र 2020-21 के 2020-21 के लिए एक आपूर्ति सट्टा नीति की घोषणा, एक आपूर्ति सट्टा नीति की घोषणा की गई है। देख लो गन्ना आ गया उस पर, एक आपूर्ति सट्टा नीति की घोषणा की गई है तथा उसके अनुरूप मिलों द्वारा गन्ना कृषकों के गन्ने का क्रय किया जा रहा है। गन्ना कृषकों के गन्ने का क्रय किया जा रहा है। अब देखो हाल में पेपर में तुम लोग पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर इलाके हैं ना, उसमें एक खंडसारी, गुड़ वगैरह जितनी गन्ने के बाय प्रोडक्ट जितने भी तरह के होते हैं, उसका जितना वेराइटीज होता है, सभी वेराइटीज का एक सुपर मार्केट कल्चर वहां लगा हुआ था, है ना, फेयर लगा था, माने जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सप्लाई किया जाता है उसमें। और उसमें गन्ने से, गुड़ से बने कई उत्पाद वहां रखे हुए थे और उसका क्या क्या ये हो सकता है वो सब, और उसमें माने एक्सपोर्ट क्वालिटी भी उत्पाद सब रखा हुआ था। तो ये बताया गया कि गन्ने के वह उत्पाद जो है, अभी हम लोग उसको सिर्फ गुड़ के रूप में से, उससे कई प्रकार के गुड़ से भी मिठाई ये वो सब जो बनता है, वो सब के यहाँ पर सप्लाई अभी नहीं होता, या यहाँ पर उस प्रकार की मटेरियल नहीं बन पाता है। तो सहारनपुर फेमस है गुड़ के लिए, क्योंकि वहाँ की गुड़ की क्वालिटी जो है वर्ल्ड वाइड है, और वहाँ कहा जाता है कि गुड़ जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का गुड़ होता है, यानी सहारनपुर से गुड़ विदेश में भी जाता है। और उसे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने फेयर लगाया, और उसमें जो जो उत्पाद फेयर में बाहर के भी बिजनेसमैन जो आए, वो लोग पसंद किए कि हाँ इस सब चीज का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उस सबका वो लोग अपना टैग करवाया, जो जो उसको मैन्युफैक्चरर सब थे। तो बिहार में भी अगर गन्ने की उत्पाद को बढ़ाया जाए, इस तरह की काम की जाए, तो अपना भी लेबर फोर्स राज है, कृषि योग्य भूमि है ही गन्ने का, जो मिल बंद है उसे चालू कर दिया जाए, तो अपने यहाँ इससे भी जो है बेहतर उद्योग आगे बढ़ जाएगा, जो अभी स्थिति है उससे बेहतर हो जाएगा गन्ने उद्योग की, है ना। किसी भी उद्योग के प्रोडक्ट्स का जितना वेराइटीज होगा, उसका जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा, जितना
उसका मार्केटिंग होगा, वर्ल्ड वाइड जितना वो जाने जाएंगे उतने इकोनॉमी में इंक्रीज होगा। किसी भी चीज को अगर आप व्यापार के दृष्टिकोण से जब करते हैं, एक समय पढ़ाई क्या था, हाँ सरकारी नौकरी हो गई बस हो गई, लेकिन अब पढ़ाई क्या है कि सरकारी नौकरी में आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम सैलरी, सबसे मैक्सिमम सैलरी राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये लोग का होता है, फिर उन लोग का मेंटेनेंस और महंगा है। लेकिन उसके नीचे किसी भी व्यक्ति की सैलरी 2 लाख 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो पाता है ना। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में कितना सैलरी होता है ये मैं बताऊं क्या, तुम सबको पता रहता ही है, नहीं करोड़ों का पैकेज होता है, अरबों का पैकेज होता है। सुंदर पिचई है कि पिल्लई, क्या नाम है जो गूगल का, हाँ हाँ, तो उसका है कि सेकंड में करोड़ों, उस 1 सेकंड में करोड़ रुपया उसको मिलता है, करोड़ से अधिक। एक बार पेपर में मैंने पढ़ा था, उसका डिटेल भी देखा था। हाँ 1100 करोड़ का, समझ सकते हो 1100-1200 करोड़ जो है एक जिले का बजट भी नहीं रहता है। राज्य का बजट तो बड़ा होता है, लेकिन एक जिले का तो बजट उतना नहीं रहता है। 1100-1200 करोड़ तो डेवलपमेंट बोर्ड एक जिले में नहीं होता। तो जो एक जिले में जितने 10, 20, 25 जिले मिला के खर्च होते हैं उतने एक व्यक्ति का सैलरी है। तो क्योंकि मार्केटिंग का युग है, अभी कोई भी विद्या, सरकार अगर किसी भी चीज को शिक्षा ही देता है तो वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन देना चाहिए स्कूली स्तर से ही, कि हमारे बच्चे जो है खास करके सरकारी स्कूल में इस चीज की खासी निगरानी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फोकस जो शिक्षा पर करना, क्योंकि शिक्षा मूलभूत फैसिलिटी है डेवलपमेंट का। जितना भी फैसिलिटी दिया जाता है डेवलपमेंट में, उसमें शिक्षा सबसे मूलभूत है ना। अगर शिक्षा की स्तर वर्ल्ड कल्चर के मुताबिक हो, वर्ल्ड की संस्कृति के मुताबिक हो कि विश्व में किस तरह की शिक्षा का डिमांड ज्यादा है, किस तरह के व्यक्तियों का डिमांड ज्यादा है, वैसा शिक्षा अगर दिया जाए स्कूली स्तर से, तो आने वाले समय में बिहार एक बड़ा इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन है क्या, वही इतिहास, भूगोल, गणित सब पढ़ाया जाता है, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास का नहीं होता है, टेक्निकल डिग्री उसमें नहीं होती है। बिगिनिंग पीरियड से क्लास 7th 8th से कुछ ना कुछ टेक्निकल डिग्री साथ साथ चलनी चाहिए कंटिन्यू, जिसको जिस टेक्निक में रुचि हो। तो क्या होगा कि एक आपको काम, हुनर, एक विद्या जिसको हुनर कहते हैं, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने पढ़ा तो अब क्या करेगा, अरे मेरे पास तो एक हुनर है, मैं काम शुरू कर दूंगा। या जब पार्ट टाइम फुर्सत मिलेगी, जिस समय मैं पढ़ाई नहीं कर रहा होता हूँ, बैठे रहता हूँ, उस समय जाके थोड़ी देर काम कर लूंगा, कहीं पर बैठ करके किसी से बात करके, किसी शॉपकीपर से, कहीं जो तरह का काम सिखा रहा हूँ उद्योग में जहां पर भी, तो उससे तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगा, यानी कि पॉकेट मनी भी आ जाएगा। तो इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती, इसीलिए विद्यार्थी गार्जियन पर भी बोझ होता है, और BA में करने के बाद भी गार्जियन के साथ साथ जो है वो राज पर भी बोझ बन जाता है। तो इसको बारीकी से सोचो, तो कहीं ना कहीं जो क्लास एजुकेशन है वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है आज भी, ठीक है। इसीलिए स्किल सेंटर, ITI में महिला ITI, पुरुष ITI दोनों को मिला करके जो एक्सेलेंस सेंटर बनाना है, पॉलिटेक्निक को ITI के मिलाकर, उस एक्सेलेंस सेंटर में फिर जो नहीं भी ITI है, पॉलिटेक्निक से, दोनों में से कोई डिग्री नहीं, उसके बावजूद भी उसको ट्रेनिंग उसमें दी जाएगी, और उसको उस लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी जिस स्तर की ट्रेनिंग एक जूनियर इंजीनियर, एक ITI वाले लोग लेंगे, उसी तरह का। आज ही के पेपर में मैंने पढ़ा है कि बिहार में कई ITI कॉलेज के छात्रों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है और ठीक ठाक पैकेज पर हुआ है। तो ये चीज कंटिन्यूटी में इसकी, और हर जिले में जैसे ITI की स्थापना की बात कही गई है वो हो, हर जिले में अब कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल होगा, है ना, वो हो। तो इस सबसे क्या होगा, क्वालिटी और एजुकेशन बदलेगा। आपने यहाँ खुद डॉक्टर का डिमांड बहुत ज्यादा है, डॉक्टर ज्यादा चाहिए, नहीं क्यों, अब डॉक्टर ज्यादा चाहिए इसका मतलब नहीं भैर बकरी सबको डॉक्टर बना दे, डॉक्टर ज्यादा चाहिए तो अच्छे डॉक्टर ज्यादा चाहिए कि सही मायने में इलाज कर सके। अब वो कोरोना के समय ऑक्सीजन चढ़ाने से गैसें सिलेंडर नाक में लगा देगा कि भी एक तो गैस ही है, ये ठीक ही हो जाएंगे पता चला पेट ही फट गया, मर गया। चलो आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, पेराई सत्र 2020-21 में चीनी मिल, पेराई सत्र 2020-21 में चीनी मिल क्षेत्र अंतर्गत, चीनी मिल क्षेत्र के अंतर्गत GPS सर्वे के आधार पर
हाँ आवाज कट रहा है। पेराई सत्र, अब ठीक है? पुष्पा आवाज जा रही है? ठीक है। पेराई सत्र 2020-21 में चीनी मिल क्षेत्र के अंतर्गत जीपीएस सर्वे के आधार पर गन्ना का आच्छादन, यानी गन्ना कितने जगह पर लगा हुआ है, गन्ना का आच्छादन 2.45 लाख हेक्टेयर है। 2.45 लाख हेक्टेयर है। देखो हुआ क्या है कि गन्ने का शिफ्टेशन, गन्ना उद्योग का भी जिस तरह शिफ्टेशन हो गया उस तरह से गन्ने खेती का भी शिफ्टेशन हो गया, तब तो उद्योग का शिफ्टेशन हुआ साउथ इंडिया की तरफ। आज कर्नाटका, महाराष्ट्र गन्ने के उत्पादन में बेहतर कर रहा है, उसके बाय प्रोडक्ट बनाने में बेहतर कर रहा है। वैसे देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में टॉप पर आज भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन कम क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन, गन्ने की क्वालिटी, उसके चीनी की क्वालिटी, ईख की क्वालिटी बेहतर हो रहा है वहां पर। वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन भी उसको फेवर कर रहा है, सॉइल कंडीशन भी फेवर कर रहा है। तो ये सब चीज आपने यहाँ की जो बेहतर पहले हुआ करता था वो पिछड़ गया। चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत, पूरक पूरक पूरब ने पूरक, प में दुर्घु र और क, पूरक, पूरक मतलब कि उसके साथ साथ, उसके बराबर में। तो पूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत 1.50 लाख आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 1,15,000, 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हाँ राकेश जी। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ कोचिंग में है, अभियान आईएएस है, साई नेत्रालय के बगल में, वहां पर है। वैसे सब साथ में है, लेकिन हम उधर से जा नहीं सके, हम इधर से आगे, उधर से जाम था, तो हमसे ले लीजिए ना करके। हाँ साई नेत्रालय है ना इस मुद्रा कोचिंग के बगल से, उसमें जैसे आगे बढ़िए। हाँ साई नेत्रालय यहाँ नहीं है, मलय पगड़ी चौक से थोड़ा आगे बढ़िएगा तो इधर की तरफ टेम्पो स्टैंड की तरफ। हाँ हाँ, तो साई नेत्रालय के पास आकर के अंदर घुसिएगा, अंदर घुसते ही फर्स्ट जो दहना टर्निंग होगा उसमें आइएगा, बस आपको हम देख लेंगे। वहीं पर देखिएगा अभियान आईएएस का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक, हाँ क्या लिख रहे थे? पूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 साल से कम आयु के 6 साल से कम आयु के बच्चों को 6 साल से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है।
24.48 लाख बच्चों को 24.48 लाख बच्चों को पका भोजन, 29.14 लाख बच्चों को 29.14 लाख बच्चों को टेक होम राशन, तथा 13.91 लाख गर्भवती महिलाओं को 13.91 लाख गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन दिया गया है। यानी कि ये एक वर्ष का डाटा है ना, ये 2021 का है। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 14 लाख गर्भवती महिलाएं को आंगनबाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है। बाकी इतना कितना है वो अलग है डाटा। तो लगभग जो है 20 से 25 लाख बच्चे अपने यहाँ रिकॉर्ड में मेंटेन हो जाता है। 14 लाख तो यहाँ मेंटेन है, बाकी हॉस्पिटल के थ्रू मेंटेन होता है। टेक होम राशन 13.91 लाख गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन दिया गया है। मनीष, ये पूरा हो गया? जी सर। ओके, हाँ। तो इस डाटा को देखने से लगता है कि बिहार में अभी भी जो गरीबी है वो निरंतर कम नहीं हो रही है, एक लेवल में आकर के रुक सा गई है नहीं, क्योंकि सरकार को आज भी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। तो 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, तो उसमें कितने बच्चे रजिस्टर्ड होंगे? 25-50 बच्चे हर आंगनबाड़ी केंद्र में हैं। तो समझ सकते हो कि उतने बच्चे, यानी कि उतने जो गरीब बच्चे, जो गांव के गरीब बच्चे हैं, उन लोग, गांव में तो लगभग सब बच्चे ही देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में गरीब हो या अमीर हो, सबका बच्चा उसमें इनरोल्ड रहता है ना। क्योंकि मैंने अपने ही गांव में देखा है कि सबको मिल रहा था आंगनबाड़ी केंद्र से जो फैसिलिटी मिलता है। हम लोग गए तो बोला कि आप लोग भी इसको, हम, लेकिन हम लोग का कैसे होगा, हम लोग का तो आधार कार्ड वहां रहता है, लिंक ही यहाँ नहीं करेगा। तो इसीलिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, माना बच्चों के पोषाहार के लिए, कि बच्चों को स्वस्थ जीवन मिले, टीकाकरण चल रहा है, पोषाहार चल रहा है, इसके बावजूद भी अगर न्यूट्रिशन में कमी है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसके वजह से ये काम सक्सेस नहीं कर पाता है, तो सरकार को इसके लिए सही मानदंड अपनाना होगा कि क्या आंगनबाड़ी केंद्र को चलाएं कि सीधे बच्चे के माँ बाप के अकाउंट में यह पैसा जाए, ये क्या करें, ये कैसे इसको करें, या आंगनबाड़ी केंद्र को एक तरह के स्कूल के रूप में तब्दील करें, वहां बच्चे को सिर्फ खाने के लिए बुलाया जाता है, वहां पढ़ाया नहीं जाता है कुछ। तो बहुत जगह मॉडल अप्लाई किया है कि खिलौना वगैरह, जो 6 साल के बच्चे हैं, तो 6 साल के बच्चे क्या यूकेजी एलकेजी के लाइक बच्चे हुए, तो उस बच्चों लोगों को जो खेल गेम्स वगैरह छोटे छोटे बच्चों का होता है, वो सब कई जगह उसको बनाया जा रहा है, लेकिन सब जगह भी ये नहीं तैयार हो पाई, क्योंकि सर उसके लिए संसाधन काफी चाहिए। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में, वर्ष 2020-21 में वर्ष 2020-21 में 1.05 लाख परिवारों को 1.05 लाख परिवारों को 5,000 रुपये की दर से 5,000 रुपये की दर से भुगतान किया गया है। 5,000 रुपये की दर से भुगतान किया गया है।
₹5,000 की दर से भुगतान किया गया है। आवाज गूंज रहा है, वो लगता है ये। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। 5,000 की दर से भुगतान किया गया है। यहां तक फिनिश हो गया धर्मेंद्र? ओके। उसके बाद लिखो जाति प्रथा के उन्मूलन, जाति प्रथा के उन्मूलन तथा अंतरजातीय विवाह को, तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह करने वाले, अंतरजातीय विवाह करने वाले 222 महिलाओं को, 222 महिलाओं को 2020-21 में 2020-21 में 2.22 करोड़ रुपये, 2.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। देखो विकासात्मक कार्य का जो अर्थ है या विकास कार्यक्रम का जो अर्थ होता है वो सर्वांगीण सभी क्षेत्रों में करना पड़ता है। जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में होता है कि प्रशासन को हर एक क्षेत्र पे निगरानी रखनी है कि कहाँ क्या लचर चल रहा है ना। जैसे मान लो अभी अपने राज्य में शराब को लेकर के बड़ा हो हंगामा मचा हुआ रहता है राजनीतिक पार्टियों के बीच, इसमें बीच, क्योंकि अगर बारीकी से देखोगे तो कल ही हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि आप पीने वाले को और जो इसको इधर से उधर ले जाता है, बच्चे लोग या जो भी लोग, उसको पकड़ रहे हैं। जो इसे मंगाता है बाहर से, जो सिंडिकेट है यानी कि जो बड़ा मुर्गा है, बड़ा गुर्गा है, उसको आप कहाँ पकड़ पा रहे हैं एक भी को? अभी तक इतने दिनों के कार्रवाई में एक भी बड़े लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं कि पता चले कि हाँ ये बहुत बड़ा, अगर हुए भी हैं तो उसके नीचे के लोग हुए हैं, है ना। तो इस सिंडिकेट को जो लीड कर रहा है, जब तक उसको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसको कड़ी दंड नहीं देंगे, उसका कमर नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये बंद नहीं होगा। क्योंकि 50,000 करोड़ से कम का बिजनेस नहीं है बिहार में। इतने बड़े बिजनेस में कौन जुड़ा हुआ होगा? अंदाज लगा लो। निश्चित रूप से प्रशासन और जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, है ना, विधायक, एमपी, पार्षद, ये लोग का इसमें सीधा हस्तक्षेप है। इसीलिए इतनी बड़ी सिंडिकेट चल रहा है। इसलिए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि बड़े सिंडिकेट को गिरफ्तार करके लाइए। ये शराब ढोने वाले और पीने वाले मंगतूराम अचूहन पासवान को ला रहे हैं, इससे शराब बंद नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो प्रशासन, वहां प्रशासन लचर हो रहा है। उसी तरह से विकास के कार्य में कोई एक भी क्षेत्र अछूता रह जाता है तो हम अगर उससे हम आप जुड़े रहेंगे तो तुरंत सरकार पर कमेंट करेंगे, यहाँ इस क्षेत्र में कहाँ कुछ हो रहा है सर, ये तो बेकार है। इसलिए आपको चौमुखी अपना नजर, क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये अलग बात है, आपको हर कुछ के बारे में नॉलेज होना चाहिए और पढ़ते के समय पता लग जाता है कि ये क्षेत्र से क्वेश्चन आ सकता है, संभावना बनता है। हाँ, उसके बाद लिखो पैराग्राफ चेंज करके, राज्य के
राज्य के 67.38 लाख वृद्धजन, विधवाओं, निःशक्त जनों, वृद्धजन, विधवाओं, निःशक्त जनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों को 2020-21 में 2020-21 में 2459.75 करोड़ रुपये 2459.75 करोड़ रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी सब समझते हो ना, हैं? ये डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, तुम अगर इससे जुड़े हुए हो तो ये तुम्हारे अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, बीच में किसी को नहीं रखा जाता है। ठीक है, तुम अपना निकालो, तुम दूसरा तुम्हारे कंसेंस के बगैर उसे निकाल भी नहीं सकता है, उसे बोलते हैं डीबीटी। तो पहले के समय में कुछ भी डीबीटी नहीं था, तो मुखिया के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, पंचायत सेवकों के माध्यम से, उस सब के माध्यम से सारा काम होता है। अब केवल नाम इन सब के माध्यम से एक बार एंट्री हो जाए तो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। बार बार मुखिया, सरपंच, ब्लॉक ये सबको कहीं नहीं, आप घर बैठे रहिए, पैसा आते रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जितने जो 67.38 लाख वृद्धजन, विधवा, निःशक्त जन एंट्री हो चुका है, इसको अब रोकने, पैसा देने से रोकने वाला, इसमें से एक पैसा कोई गड़बड़ करने वाला नहीं है। ये डायरेक्ट राज्य और या केंद्र सरकार देती है, तो सीधे इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो जब से ये डीबीटी आया है, या जब से ये नेट के थ्रू सब काम होने लगा है, जो भी काम, तो उसमें पारदर्शिता आ गई है। जैसे अभी ही जो बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनता है, ये ऑफलाइन बनना ही नहीं चाहिए, इसको ऑफलाइन बंद कर देना चाहिए। ये ऑफलाइन, इसके लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है, किसी ऑफिस आपको नहीं जानी है ना। सिर्फ जहां पर सुविधा केंद्र है, या जहां पर 5-10 कंप्यूटर लेकर के बच्चे लोग बैठे हुए हैं, या जो लोग, वहां जाइए, पोर्टल खोले और उस पर अपना आप डॉक्यूमेंट्स देकर के स्कैन करके डालिए और बन के आ जाए, वहां से स्कैन करके निकाल लीजिए, बस। तो ये चीज होना चाहिए, है ना। अभी भी जो लोग इसके लिए एफिडेविट, ये वो, ये सब है, इसीलिए घपलाबाजी है। तो सरकार बहुत सारा काम जानते हुए, जान के भी वो अपने अंडर में रखता है कि कुछ तो लोग ऐसे हैं, मेरे दलाल सब कैसे पोसाएंगे मेरे चला चटिया सब, तो इसीलिए ऑफिसर या ये सब मिलके ये काम। इसको तो अगर मैं ऑफिसर रहता, तुरंत कहता कि नहीं, इस प्रकार का जितना भी इनकम से जुड़े सर्टिफिकेट, ये सब जितना बनता है, ये सब किसी की दस्तखत की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, बस हो गया। डॉक्यूमेंट डालिए और आप निकल जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को सब तो कुछ जांच लीजिए, जहां आपको शक हो वहां पर आपके पास थाना, पुलिस सब आपके अंडर है, वहां भेज करके जांच करवा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि लोगों को भी परेशानी नहीं होगी, है ना, और काम भी आसान हो जाएगा। तो दुनिया के देश में अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पेपर कचरा भी बढ़ रहा है। हमारा इन्वायरमेंट को चैलेंज भी है, पेपर बांस से बनता है या घास से बनता है, उसको काटना पड़ता है। तो जब फिर टेलीफोन इतना जब आ ही गया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट इतना आ ही गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, तो फिर आप क्यों ये डॉक्यूमेंट लेते हैं? सब ई डॉक्यूमेंट कर दीजिए, सब जगह ई अप्लाई कर दीजिए, सब कुछ में, कि कम से कम आपका पेपर बस, कहीं नहीं मांगिए कि कागज चाहिए, बस उसके नेट पर जाइए, देख लीजिए, आपका जो नेट है उस पर वो सेंड कर देगा, आप उसको चेक कर लीजिए, ऐसा खत्म। तो उससे क्या होगा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक कचरा अगर बढ़ रहा है तो ये कचरे घट जाएंगे, इस प्रकार के प्रदूषण का प्रकोप बचेगा। तो सरकार इस पर माइक्रो काम नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं सरकार को आज भी 10 पेपर नथी करके चाहिए ही चाहिए हर जगह,
हाँ, ये पूरा लिख लेना, डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में भुगतान किया गया है। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 23 पॉइंट मुख्यमंत्री वृद्धजन, बूढ़े लोग जो होते हैं, जिसकी उम्र 55 वर्ष से अधिक हो जाता है, 60 वर्ष से अधिक हो जाता है, महिला का 55 रखा है और पुरुष को 60 रखा है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 23.48 लाख वृद्धजनों को 23.48 लाख वृद्धजनों को दिसंबर 2020 तक, दिसंबर 2020 तक दिसंबर 2020 तक 823 करोड़, दिसंबर 2020 तक 823 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से दिया गया है। यहां तक कंप्लीट मनीष, पुष्पा? ओके, अब पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति भिक्षा जो मांगता है लोग सब, भिखारी जिसको बोलते हो, बेगर। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए ओल्ड एज होम का क्रियान्वयन ओल्ड एज होम का क्रियान्वयन राज्य के 5 जिलों राज्य के 5 जिलों राज्य के 5 जिलों हाँ, कहाँ पर है राकेश? नहीं, थोड़ा अंदर आइए, अंदर आकर के पहला दाहिना टर्निंग लीजिए, अंदर घुसिए, पहला दाहिना टर्निंग लीजिए। हाँ, पहला दाहिना टर्निंग लेके थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो हम देख लेंगे आपको। पहला दाहिना टर्निंग लीजिए और फिर, हाँ, पहला दाहिना टर्निंग, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, अभियान 40 आगे बढ़िए, तो फर्स्ट फिर बाया टर्निंग लीजिएगा। हाँ, पहला दाया टर्निंग लिया, फर्स्ट बाया टर्निंग लिए। हाँ, तो उसमें थोड़ा आगे बढ़िए। हाँ, उसमें वहां पर आके रुकिए।
हाँ पुष्पा कहाँ तक लिखिएगा? जनों को विषम ये लिख देते हैं मुख्यमंत्री दीक्षा पटना, हाँ ओल्ड एज होम, हाँ ओल्ड एज होम का क्रियान्वयन राज्य के 5 जिलों पटना, रोहतास, पटना, रोहतास, पटना, रोहतास, पूर्णिया, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण में किया जा रहा है। एवं पश्चिम चंपारण में किया जा रहा है। एवं पश्चिम चंपारण में किया जा रहा है। धर्मेंद्र ठीक है, चलो आगे लिखो। राज्य अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा राज्य अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के कुल 74 विभिन्न प्रकार के कुल 74 गृह संचालित है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कुल 74 गृह संचालित है। जिसके माध्यम से अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त एवं बेसहारा का परित्यक्त जिसको तो छोड़ देता है, परित्यक्त। बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, लोग इधर उधर से फेंक देते हैं, और मिल जाता है सरकार को, फिर कोई ले लेने आता है तो सरकार उसको पालन पोषण करती है ना, पता है ना सबको कि नहीं? हाँ, परित्यक्त एवं बेघर बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। बेघर बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। देखो आज भी अपने राज्य या देश में लोग बच्चे को बेच देते हैं और कुछ लोग बच्चे खरीद लेते हैं, ठीक है। और जिसे बच्चे नहीं होते हैं इस माँ बाप को, वो लोग क्या करते हैं कि अनाथाश्रम में या इसी फील्ड में लगे रहते हैं कि किसी के माध्यम से कहीं बच्चे मुझे मिल जाए। लेकिन जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं, वहां से जब आप सरकारी तौर पर जो कार्य का लेकर के बच्चे को गोद लेते हैं तो कठिन नियम है, और उसके तहत आपको जो उस पेपर पर भरते हैं उस पेपर पर उसको अपनाना होगा। लेकिन जो लोग बच्चे को खरीद लेते हैं, हो सकता है फिर वो बच्चे को बेच ले कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह। तो इसीलिए ये बहुत मायने रखता है कि अपने यहाँ इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही बच्चे बेचने और खरीदने की,
इसको सही तरीके से प्रचार प्रसार में लाना चाहिए और उस माँ बाप को कहना चाहिए अगर आपसे पालन पोषण नहीं होता है तो हर फैसिलिटी दिया ही जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र पर या स्कूल पर, उसके बावजूद भी अगर कहीं आपको दिक्कत है तो आप सक्षम ब्लॉक में जाकर के मिल सकते हैं और वहां पर आपको जो पंचायत प्रतिनिधि है ये है जननायक है उससे मिल करके उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे जब तक आप उस सारे कार्यक्रम को हम पढ़ते नहीं है देखते तब तक लगता है कि कुछ नहीं चलता है, सब झूठा है। नहीं चलता है, इतना जो आप जो नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सुनिए कि बैठा के सरकार से दे देगी, ये भ्रम नहीं मत रहिएगा जो तैयारी कर रहे हैं। अब परिस्थिति बदल चुका है, आपको काम बहुत करना पड़ेगा, आपको जितना सैलरी मिलेगा आप उसे 3 गुनी काम करना पड़ता है सरकारी क्षेत्र में। अब सरकारी क्षेत्र में हाँ ठीक है साइड से कमाई है नो डाउट, लेकिन काम भी उतना ही आपको करना पड़ेगा। तो अगर उस वहां पर काम को आप इंटरटेन का साधन नहीं मानेंगे और उसको उस तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप कई बीमारी से भी ग्रसित हो जाएंगे। अब सरकारी क्षेत्र क्योंकि सरकारी क्षेत्र में भी अब सब जगह टारगेट की बात होती है, ये काम को इतना दिन में पूरा करके आपको देना है। तो ये जो हमने दिखाया कि जिसमें अनाथ बेसहारा परित्यक्त बेघर बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है, तो यहाँ भी जो इसकी देखभाल करना है वो लोग भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है बच्चों के साथ, उसके खान पीन उसके रहन सहन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो बचाने के लिए बच्चों को खराब देता है, बच्चे से हंगामा करते करते वहां से बच्चे भाग जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को सरकार जो बना रहा है तो निगरानी सही तरीके से हो ये जो, लेकिन हाँ ये टेक होम जो है मैंने इससे पहले ओल्ड एज होम बताए टेक होम बताए ये सब जो भी है तो इस सब की निगरानी जस्टिस करता है, हाई कोर्ट के जज इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं वो उसकी निगरानी में ये सब होता है। लेकिन अगर जज थोड़ा अटकिया दिया नहीं गया बार बार देखने के लिए तो वहां घपला हो सकता है जो मुजफ्फरपुर कांड में आप लोग सुने। चलो आगे लिखो जननायक निगरानी समिति जज ही इसके मेंबर है, एक जो इसका जो मेन हेड होता है वो जज ही होता है हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसके मेंबर होते हैं। जो टेक होम है बच्चों वाला इसका जो है या निसर्ग या इस तरह के जितने बेसहारा लोगों को रखने वाले जगह जहां जहां बना हुआ है उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो हाईकोर्ट के जज ही हुआ करते हैं। तो लेकिन वो बराबर उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए, रिपोर्ट लेना चाहिए, वीकली रिपोर्ट लेना चाहिए और हर वीक में एक ना एक होम को उनको समय निकाल के जाकर के देख के आना चाहिए, है ना। इसके लिए उनको फैसिलिटी मिलती है सरकार से अलग से, ठीक है। लेकिन वो लोग नहीं जा पाता है, जो रिपोर्ट आया उसको देख लिया उसी आधार पर ये अवेलेबल होता है। अगर पुलिस मुस्तैदी से सड़क पर काम करे तो क्राइम रुक जाएगा, है ना। लेकिन पुलिस मुस्तैदी से सड़क पे काम नहीं करती है, चेकिंग नहीं है कहीं, आप जहां से मन वहां से हथियार लेके निकल सकते, किसी को मार के सड़क से बाहर हो जाते हैं। तो कैसे हो गए, तो जितना शहर से बाहर जाने वाला रोडवेज उस पर चेकिंग नहीं, चेक पोस्ट नहीं। अगर सघन चेक पोस्ट हो तो मार करके भागना तो बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया के किसी भी शहर में चेक पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पटना में सब कुछ तो रीति से डेवलप कर रहे हैं, चेक पोस्ट ही नहीं है। चेक पोस्ट केवल बाहर में है पुलिस शराबदारों को पकड़ने के लिए, वो भी अगर सेटिंग रहता है तो आराम से काम होता है। चेक पोस्ट जो है वो क्राइम एसपी का और जो जेंडर एसपी होता है उसके गुप्त सूचना के आधार पर चेक पोस्ट को टाइम टू टाइम एरिया वाइज चेंज किया जाता है। वहां चेक पोस्ट पर जो ड्यूटी करता है ना उसको हर वीक में चेंज करना पड़ता है, ई चेक्स वाले को वहां, ई चेक्स वाले को वहां, हर जगह से। क्योंकि जो व्यक्ति चेक पोस्ट से गुजरेगा अगर सेट कर देगा जो चेक पोस्ट पर ड्यूटी करता है वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसकी ड्यूटी को चेंज करनी चाहिए। लेकिन ये काम पुलिस ऑफिसर नहीं करते क्योंकि सारे पुलिस ऑफिसर इस काम में संलिप्त है, क्राइम में सब लोग के पास पैसा पहुंचता है। जांच के दरमियान एवार्डेड पुलिस के यहाँ अगर मिलता है 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ की संपत्ति राकेश के यहाँ, तो समझ सकते हैं कि लोग अन्य के यहाँ और कितना होगा। उससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ, एक जीएसपी के यहाँ, एक एसपी के यहाँ इतनी प्रॉपर्टी है, आईजी डीआईजी या डीजीपी के यहाँ क्या स्थिति है। चलो आगे लिखो जननायक कर्पूरी ठाकुर
जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अंतर्गत छात्रावास योजना अंतर्गत ₹26 करोड़ की लागत से लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, सिवान, एवं वैशाली में, सिवान एवं वैशाली में छात्रावास निर्माण का कार्य चल रहा है। वैशाली, सिवान एवं वैशाली में छात्रावास निर्माण का कार्य चल रहा है। गरीब बच्चों के लिए जिलेवार जहां जरूरत महसूस की जा रही है वहां छात्रावास बनाया जाता है। खासकर अनुसूचित जाति जनजाति और मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो होता है उसको जगह मिलता है। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, प्राक परीक्षा प्राक और संयुक्त आकार का प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, जिस सेंटर पर जो है परीक्षा के प्रशिक्षण केंद्र जो होती है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र सभी जिलों में स्थापित किया जा रहा है। जहां पर है वहां नहीं है, जहां नहीं है वहां पर किया जा रहा है। इन केंद्रों पर क्या है कि यूपीएससी, जीपीएससी और जो अन्य कंपटीशंस की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो छात्र हैं उसको इसमें सरकार की तरफ से फ्री में कोचिंग दी जाती है, फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। और जब आप पास कर जाते हैं पीटी या यूपीएससी के पीटी, तो बिहार यूपीएससी के पीटी के साथ 25,000 मिलता है, यूपीएससी के पीटी पास करने पर 50,000 रुपये मिलता है आपको मेंस की तैयारी के लिए। किताब कापी या आपने खाने पीने जिस पर उसको आप खर्च कीजिए। ठीक है। और फिर उसकी कोचिंग जो है फ्री में आपको कराई जाती है। नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है उसके अपने यहाँ, ये सबके लिए है ना। गरीब वर्ग के बच्चों के लिए, गरीब वर्ग मतलब कि जाति भी होनी चाहिए जो है। उसके बाद देखो अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे यहाँ मुस्लिम लोगों के लिए हज भवन में बनाया है ना कोचिंग क्लास, उसी तरह से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और जहां जहां जिला में स्थापित किया गया वहां ये खर्च जाता है।
अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय आवासीय +2 आवासीय भी होगा +2 भी होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय। ऐसे बहुत सारा उच्च विद्यालय को +2 कर दिया गया है, यानी वहाँ 12वीं तक की पढ़ाई उत्क्रमित इसको करती है सरकार। लोग अगर गाँव समय जाता हुआ तो लिखता हुआ उत्क्रमित हाई स्कूल, उत्क्रमित 10+2, यानी पहले अगर हाई स्कूल था तो उसको उत्क्रमित करके 10+2 कर दिया, अगर कहीं मिडिल स्कूल था तो उसको उत्क्रमित करके हाई स्कूल कर दिया, और 3 साल जब वो हाई स्कूल न कर देगा तो फिर उसे उत्क्रमित करके 10+2 कर देगा। यानी 12वीं तक पढ़ने के लिए बच्चे को, गरीब बच्चे को, या जो सामान्य बच्चे भी है, बच्चियां है, उसको गांव से बाहर नहीं जाना पड़े। पहले कॉलेज के लिए क्या मकसद शहर आना पड़ता था, अब वही है। और धीरे धीरे अब 10+2 जो है वो 10+2 +4 हो जाएगा आगे आने वाले 5 वर्षों के बाद। आप देखिएगा कि सर बताए थे, इसीलिए इस शहर पर जो बोझ बढ़ते जा रहा है, कॉलेज पर, स्कूल पर या धन शहर पर, वो कम हो रही। शिक्षा की बात तो क्वालिटी की शिक्षा, और क्वालिटी के शिक्षक जब सैलरी दीजिएगा तो कहीं भी जाके काम कर सकता है। क्या मनीष, इससे आप विद्रोह में आपकी नौकरी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक में आप जाके देख लीजिए। मेरे कई मित्र, कई मित्र ब्लॉक में वीडियो उस समय में रहा करता था, तो हम लोग वहां जाते थे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहते थे, मन लगता था। तरह तरह का जो जगह का फेमस फूड आइटम होता था वो हम लोग को खिलाया जाता था, मजा आता था, है ना। अभी नए सिरे में जो वीडियो सब नए बने हैं, हम लोग के छात्र सब बन रहे हैं, तो हम लोग के सर मन यहाँ जो है सो यहाँ ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। देखो नौकरी को, जब तुम नौकरी के लिए इतना मेहनत करके नौकरी मिला तो उसको इंटरेस्ट से, जॉब को कल्चर के हिसाब से, जॉब कल्चर एक होता है तो उसको मानो इसमें ये है, हमारे ऊपर लोग हैं, हमारे ऊपर जो लोग हैं हमसे ये पूछेंगे कि ये काम हुआ कि नहीं, इसको तुम खराब क्यों मानो, तुमको ये जिम्मेदारी दी है, इसको अच्छे से निभाओ। क्या मनीष? नहीं तो फिर क्या होगा, आपको इरिटेशन होगा, काम सही से नहीं कर पाएंगे, लगेगा क्या फंस गए, अरे इतनी मेहनत करके आए, इतनी भगवान से मेहनत किए, अपनी मेहनत किए, घर परिवार के लोग खर्च किए, तब तो जॉब मिला, अब उसके बाद मन नहीं लग रहे हैं जॉब। इस कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट घट रहा है। इंटरेस्ट नहीं घटना चाहिए, क्योंकि सेवा के लिए आपकी जहां नियुक्ति होगी वहां आपको सेवा करना है। हमारे चाचा थे, उनको बोले कि आप ट्रांसफर क्यों नहीं अपना कराते थे, क्योंकि नहीं, हम ये सोच लिए थे नौकरी में जहां देगा काम करने के लिए वहां बेहतर काम, तो कहते थे कि जो हमारे ऊपर के अधिकारी होते कहते कि बहुत अच्छा काम करता है, उसको इंटीरियर में तो जहाँ डेवलप है वहां भेज देते, तो वहां भी जाके अच्छा काम करते, क्योंकि जॉब करनी है जहाँ ट्रांसफर बेहतर काम कीजिए, क्योंकि हर एक क्षेत्र को हमें बेहतर बनाना है। हमको आपको जहाँ ड्यूटी लगेगा वहां जाके बेहतर करेंगे तब तो बेहतर होगा, केवल शिकायत करेंगे उससे बेहतर हो जाएगा। चलिए क्या लिखे, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, +2 उच्च विद्यालय, 4 आवासीय विद्यालय, 4 आवासीय विद्यालय की स्वीकृति समस्तीपुर, रोहतास, समस्तीपुर, रोहतास, 4 आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। या स्वीकृति के बाद हाइपर देके लिख लीजिए, समस्तीपुर, रोहतास, पूर्णिया एवं सारण में ये बनेगा। यानी इसी स्वीकृति जो है इसी 4 जगह को दी है, बाकी बहुत जगह पहले से है।
जो हमने बोला था कि यूपीएससी यूपीएससी उसको कहा जाता है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, है ना। इसमें बीपीएससी में 25,000 और यूपीएससी में 50,000 बेटी पास करने पर दिया जाता है। आगे लिखिए, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का नाम सुने हैं ना? अच्छा, हाँ, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के अंतर्गत, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के अंतर्गत महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने एवं प्रशिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराई जा रही है। यहां तक फिनिश हो गया उसका। देखो, पैतृक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा विधेयकों के पैतृक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा विधेयकों के निबंधन पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की देयता कम करते हुए स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की देयता कम करते हुए स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपये एवं निबंधन शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है। निबंधन शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
सस्ती एवं सुलभ तो इसमें एक चीज अभी निबंधन शुल्क वाला बोले ये इसमें तो सरकार के ये ईयरली बुक में किया हुआ है, लेकिन जब जाओ तुम रजिस्ट्री ऑफिस में बोलेगा नहीं नहीं आपको पूरे रजिस्ट्री चार्ज है ना। तो इसमें फिर लोग को वकील करना पड़ता है, वकील के माध्यम से जाना पड़ता है, फिर वकील को 1500 फीस देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको सही तरीके से लागू नहीं कर रहा है, इसीलिए सरकार को इसके बारे में पैसे 50-50 रुपया भी नहीं आता। प्रत्येक संपत्ति में लोग ऐसे ही मोहामोही बांट लेता है, जो बाद में झंझट का विषय होता है, बेचने के समय झंझट होता है उसे। इसीलिए उसको ये जो स्टाम्प की जरूरत ये है, ये एकदम जिस वार्ड में वो लोग अपना करेगा उस वार्ड के वार्ड मेंबर को ये दे दिया जाता है सर कि आप जाइए और अपना बंटवारा हो जाएगा, एक एक को दे दीजिए, दोनों अपना साइन मोहर कर लेगा, सरपंच मुखिया का साइन मोहर हो जाएगा, बस हो गया। तो रजिस्ट्री ऑफिस का उसको चक्कर कटवाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नियम तो बनता है लेकिन नियम को सरल नहीं किया जाता है। हाँ लिखो सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा, सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई रिक्शा, ई कार्ड के परिचालन, ई रिक्शा, ई कार्ड के परिचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, को बढ़ावा दिया जा रहा है। को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैटरी चालित यान, बैटरी चालित यान इलेक्ट्रिक वाहन को कुल कर में 50% तक की छूट दी गई है। 50% तक की छूट दी गई है। पटना जिले में 4 सीएनजी ईंधन, पटना जिले में 4 सीएनजी ईंधन सेंटर की स्थापना की गई है। चार सीएनजी ईंधन सेंटर की स्थापना की गई है। हाँ पैराग्राफ चेंज करिए। बिहार बालू खनन नीति, बिहार बालू खनन नीति 2019 एवं
2019 एवं बिहार खनिज नियमावली 2019 के आलोक में 2019 के आलोक में 2019 के आलोक में पंचांग वर्ष 2020 से अगले 5 वर्षों के लिए 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 घाटबार बालू घाटों की बंदोबस्ती ये लिखे 2019 के आलोक में पंचांग वर्ष 2020 से 2020 से अगले 5 वर्षों के लिए घाटबार बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रारंभ कर दी गई है। बंदोबस्ती प्रारंभ कर दी गई है। अभी हाल में बालू भी बहुत चर्चित विषय रहा है। क्यों रहा चर्चित मनीष? अवैध खनन के लिए। हाँ यस। तो देखिए जो पकड़ा गया और सरकारी जिस काम के लिए आपको सरकार सैलरी देती है उसी सरकार को आप धोखे दे रहे हैं, तो उसमें तो नौकरी नहीं जानी चाहिए, उसको तो कड़ी से कड़ी दंड होनी चाहिए। और साथ ही साथ जहां पर बालू खनन होता है तो बालू खनन करने से पहले उसको क्या लेना पड़ता है? एनओसी लेना पड़ता है पर्यावरण विभाग से, और बिना एनओसी लिए वो खनन नहीं कर सकता है। तो एक तो ये गड़बड़ हुआ जहां खुदा उसका, दूसरा पर्यावरण विभाग से भी लाइसेंस नहीं लिया, तो 2 जगह को धोखा दिया गया। हमारे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाया गया और साथ ही साथ सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। तो इस दोनों कांड में बड़े बड़े लोग घसीटे गए हैं और खान और भूतत्व मंत्री अपने को राफ साफ किया, लेकिन नहीं, मंत्रालय और वहां के जो जनप्रतिनिधि उस इलाके उसका भी मिलीभगत इसमें होगी ही, नहीं तो निश्चित तौर से उद्भेदन पहले हो गया होता। देखिए कहीं पर कोई सिंडिकेट चल रहा है तो अगर वहां के बड़े लोगों का नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो थानेदार है उस इलाके का, जो उस इलाके की निगरानी अफसर है, चाहे जिस विभाग को उसकी निगरानी के काम दिया गया हो, और वहां का जो जनप्रतिनिधि हो उसकी मिलीभगत है, तब वो उद्भेदन नहीं हो। अगर जनप्रतिनिधि का मिलीभगत नहीं रहेगा तो उसको कौन रोकेगा? उसका गुर्गा हर जगह रहता है। जैसे आप देखते हैं ना कि लोकसभा विधानसभा में हर एक बात का विरोध होता है। तो क्या लगता है हमको बहुत इसका कटु अनुभव है कि हमारे क्षेत्र में एक कोसी नदी पर बहुत बड़ी पुल बन रही थी, तो देखे कि जनप्रतिनिधि के गुंडा लोग गए और बोले कि नहीं यहाँ मिट्टी नहीं काटने देंगे, यहाँ नहीं काटने देंगे। और जैसे ही वो लोग को कुछ कुछ पैसा दे दिया गया, बोला कि आराम से मिट्टी काटिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, कोई रोकेगा भी उसका खेत नहीं काटेंगे तो हम बोलेंगे इसको कुछ दो और हम कटवा देंगे हम लोग, क्योंकि लोग नेते के आदमी होते हैं। तो जिन क्षेत्रों में जहां जहां जो बालू घाट है वहां का जो जनप्रतिनिधि उसको सब चप्पे चप्पे का नॉलेज है, उसके जो आदमी है वो हर जगह तैनात है, उसको तुरंत बताएगा यहाँ बालू खनन करे, अपना आदमी नहीं है, कौन खोद रहा है, तुरंत रोकेगा, तुरंत पूछेगा, नहीं तो कल जाके मीडिया में कह देगा, उसको कौन रोकेगा। तो इसीलिए
जो कोर्ट ने कमेंट की है दारू के ऊपर भी या बालू के ऊपर भी, कि कौन आखिर वो व्यक्ति है, कि बालू तो नहीं है कि मुट्ठी में लेके चले जाएंगे, वो तो ट्रैक्टर से, ट्रक से, बड़ी नाव से ही ले जाया जा सकता है। तो किस आधार पर, किसी ने नहीं देखा। आपका खनन से बाहर निकलेगा, सड़क पे आएगी तो बालू को चेक क्यों नहीं, कहां से तुम बालू ला रहे हो, है ना। तो इसीलिए इन इन चीजों को जो है, इन चीजों की निगरानी अगर सही तरीके से ना किया जाए तो सरकार को आर्थिक काफी क्षति होती है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, यूएनओ के द्वारा यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संस्थान के द्वारा घोषित टिकाऊ विकास के लक्ष्य, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टिकाऊ विकास के लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 100% साक्षरता एवं 100% साक्षरता एवं माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य, 100% साक्षरता एवं माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है। 2030 तक प्राप्त करना है। अब देखिए 2030 तक 100%, यहां पर थोड़ा सा रुकिए, सुनिए कि 2030 तक 100% लक्ष्य करना है। तो जो प्राथमिक शिक्षा में जो देखते हैं सैलरी नहीं रुकता है मिडिल स्कूल तक, उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो फंड यूनिसेफ से ट्रांसफर होता है सरकार को, राज्य सरकार को, है ना, केंद्र में आता है, केंद्र राज्य सरकार को ट्रांसफर कर देती है और उससे उसका सैलरी का काम होता है। लेकिन वहां शिक्षक का अभाव है, क्वालिटी ऑफ शिक्षा का अभाव है। शिक्षक का अभाव तो है ही, क्वालिटी ऑफ शिक्षा का भी अभाव है। तो प्रश्न उठता है कि यूएनओ पर भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि आपको निगरानी करनी चाहिए कि जिन राज्यों को, जिन देश के राज्यों को या फाइनेंस करते हैं 100% एजुकेशन के लिए, लक्ष्य जो आपका है, तो वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कि नहीं, कि केवल खाना पूर्ति है, तो फिर तो आपका पैसा बेकार जा रहा है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जब पैसा दे ही रहे हैं तो भले आपको कुछ और पैसा क्यों ना देना पड़े, वो दीजिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो कि वास्तव में बच्चे शिक्षित हो रहे हैं कि नहीं। 7वीं तक अगर 6ठी तक पढ़ रहे हैं, 6ठी क्लास तक, तो वास्तव में किस प्रकार का एजुकेशन ले रहा है, कि केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। इसीलिए जो है शिक्षक की बहाली पर, इस शिक्षक की बहाली पर इतनी जो, देखो अगर बिहार में देखिएगा तो सबसे ज्यादा सर्विस जो है बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है, वो भी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के शिक्षक के रूप में। लेकिन अगर वो क्वालिटी का मेंटेन नहीं हो, शुरू में तो मेंटेन नहीं हो पाया, अब थोड़ा सा मेंटेन हो रहा है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो उस कमी को जब तक मेंटेन नहीं किया जाएगा, तब तक जो शिक्षा दिया भी जो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर बाद में वो बोझ ही बनेगा या एक खाना पूर्ति ही होगा। ठीक है, हाँ, इसी में लिखिए, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 तथा उसके
ऊपर के सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा तथा उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2021-22 से की जाएगी। यहां तक फिनिश पुष्पा? ठीक, और आप चेंज करके लिखिए। भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा दिया जाता है ना भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत 2020-21 में 2020-21 में साक्षर भारत योजना चलाई जा रही है। साक्षर भारत योजना चलाई जा रही है। हाँ, नेक्स्ट। भारत सरकार 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन प्रारंभ कर रही है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन प्रारंभ कर रही है।
हाँ, प्रारंभ चेंज करके श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, श्री कृष्ण सर। हाँ, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के सहयोग से मुंबई के सहयोग से कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। जैसे बिहार में कैंसर के इलाज के लिए बहुत बेहतर सुविधा यहाँ पर नहीं है सरकारी क्षेत्रों में। एक महावीर कैंसर आरोग्य अस्पताल करके है फुलवारी शरीफ में। सरकारी क्षेत्र में IGMS में इस समय पता तो चल जाता है जांच में कि यहाँ कैंसर है, लेकिन वो मुंबई, बेंगलोर, है ना, जिस तरह का वो रहता है वहाँ भेज दिया जाता है। ज़्यादातर केस को मुंबई ही भेजा जाता है। लेकिन वर्तमान में मुझे पता चला है, कल परसों में ही एक व्यक्ति मिले उनके परिवार में जिनको कैंसर हुआ, फैमिली मेंबर को, तो बता रहे थे कि मुंबई में हुआ है। मुंबई में जो मेदांता है तो वही कहा कि पटना में वो डॉक्टर जाते हैं मंथ में 2 बार, 15 दिन पर, 15 डे पर, डॉक्टर अमित कुमार, वो तो वहीं पर आपका इसका इलाज अब एक यहाँ पर कर दिए एक बार, अब बाकी बार जो है आपको वहीं पर कंसल्ट कीजिएगा। वो जब जाएंगे आपको मैसेज चला जाएगा, आप उपलब्ध रहिएगा, आपका वो काम वहाँ पर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर मेदांता जो जयप्रकाश, क्या कहते हो, जयप्रभा वाला फील्ड में खुला है कंकरबाग में ही, तुम लोग देख ही रहे होगा मेदांता, मनीष। हाँ, तो उसमें भी होता है, लेकिन वो प्राइवेट क्षेत्र का है तो उसमें तो काफी पैसा लग जाएगा। सरकारी क्षेत्र में होने से क्या होता है, लोगों को रियायत मिलता है। दवा ववा का तो पैसा लगता है, लेकिन फिर भी कैंसर के दवा का दाम जो है ये वर्तमान सरकार जो खास करके केंद्रीय सरकार है वो उसमें बहुत कम किया है। जिस सब सुई का दाम 1 से 1.25 लाख पड़ता था, वो सुई को मात्र 6,000, 7,000, 5,000 में उपलब्ध अब हो जाती है। चलो आगे लिखो। जन औषधि केंद्र पर, किस केंद्र पर मिलता है वो? जन औषधि केंद्र। माना हर जगह, हर, अब तो जिस मोहल्ले में मैं रह रहा हूं उस मोहल्ले में एक जन औषधि केंद्र खुला है 1 सप्ताह पहले ही। चलो आगे लिखो। राज्य में चिकित्सा शिक्षा में, राज्य में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु, गुणात्मक सुधार हेतु बिहार यूनिवर्सिटीज, राज्य में चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु, गुणात्मक सुधार हेतु गुणात्मक सुधार हेतु बिहार यूनिवर्सिटीज ऑफ
हेल्थ साइंसेज की स्थापना, हेल्थ साइंसेज की स्थापना की जा रही है। यानी बिहार में एक तरह की प्रावैधिक क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटी जो रहेगा उसमें केवल इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह सब रहेगा, और वो उसका जो जो राज्यपाल जैसे होता है चांसलर नहीं, वो मुख्यमंत्री के अंतर्गत चला जाएगा। यानी कि उसकी देखरेख जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तरफ से होएगा, ठीक है ना। यानी उसकी VC की नियुक्ति, उसके ये सब की नियुक्ति जो है, यानी उसका कुलाधिपति जो होंगे चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके नीचे के फिर ये चीज होगा। तो ये भी एक अच्छा चीज है, लेकिन राजनीतिकरण ना हो और बेहतर तरीके से उसकी रखरखाव हो। लिखो पैराग्राफ चल के, राज्य के 10 जिलों में वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, सिवान, बक्सर, पूर्णिया, सारण एवं समस्तीपुर में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की संजय, हाँ हाँ कोचिंग में पढ़ा ले, जल्दी से बताबू ना खाली। कुम्हार, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। क्या लिखे हैं? सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, सिवान, बक्सर, पूर्णिया, सारण एवं समस्तीपुर में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी गई। अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। अब देखिए कि अगर जिन जिन जिलों में अस्पताल नहीं है वहां पर अस्पताल, और जहां पर अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज के रूप में, कई जिलों में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया जा रहा है, पॉलिटेक्निक जहां नहीं हो पॉलिटेक्निक की स्थापना की जा रही है, जहां ITI नहीं है ITI कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कार्यकारी शिक्षा की जो व्यवस्था है और लोगों की जो हेल्थ की फैसिलिटीज है, ये दोनों मिलने लगेंगे। तो छोटे मोटे इलाज के लिए लोगों को जो है वो बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, जहां अधिकतर खर्च हो जाते हैं। लोग सही मायने में ये समझ नहीं पाते हैं कि हम कहा लोकल टाउन में क्या होता है
कि लोगों को लोग ठग नहीं पाते हैं, अगर ठगते हैं तो फिर उनके रिलेशंस आकर के वहां पर प्रेशर बढ़ाते हैं। तो इसीलिए सरकार को भी ये देखना चाहिए कि एरिया जोन वाइज अच्छे क्वालिटी का इलाज हो, टेलीमेडिसिन की व्यवस्था हो, जांच की ऑनलाइन व्यवस्था हो, कि अगर ब्लड सैंपल वहां ले लिया जाए तो उसके व्हाट्सएप पर या जिसका नंबर दे उसके नंबर पर मेल या मेल आईडी पर मेल चला जाए कि हाँ भाई इसको ये डिजीज निकला है, इसका ये दवाई नहीं लेनी है ना। तो दवा का लिस्ट उसमें चला जाए, किस जन औषधि केंद्र से लेना है वो एड्रेस चला जाए कि आपके नजदीक में ये जन औषधि केंद्र है जहां से आपको काफी छूट में दवा उपलब्ध हो जाएगी, या सरकारी अस्पताल में भी ये दवा उपलब्ध है जो बिल्कुल 1 पैसे दिए बगैर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जब आप फैसिलिटी देंगे लोगों को और वो मुहैया हो जाएगा, लोगों को मिल जाएगा, तब विकास के जो काम किए जा रहे हैं उसका सही अर्थ निकलेगा। क्योंकि विकास के काम हो रहे हैं लेकिन वो जिसके लिए विकास किया जा रहा है, जिसको ये फैसिलिटी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसका अगर वो अवेल नहीं कर पा रहा है, वो उपयोग नहीं कर पा रहा है या उसको वो नहीं मिल रहा है, तो फिर उस विकास का कोई औचित्य नहीं रह जाती है। तो फिर जस का तस, जहां थे लोग वहीं रह जाते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। अब देखिए कि विकास के कार्य में जो निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चल रहा है, विभिन्न प्रकार के पुल या जो सड़क बन रहे हैं उसका नाम लिखना। लिखिए 2020-21 में गंगा नदी पर बनाए जा रहे पुल। 2020-21 में गंगा नदी पर बनाए जा रहे पुल, यानी काम शुरू हो चुका है। हाँ पहला लिखिए बक्सर से गाजीपुर के बीच, बक्सर से गाजीपुर के बीच बक्सर से गाजीपुर के बीच। दूसरा लिखिए मुंगेर से खगड़िया के बीच। पहला क्या लिखे? बक्सर से गाजीपुर। ठीक है। दूसरा क्या लिखे? मुंगेर से खगड़िया। खगड़िया, ठीक है। तीसरा लिखिए महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल। ये पटना से हाजीपुर हुआ। महात्मा गांधी सेतु से के समानांतर 4 लेन पुल, ये भी काम चालू है। लिख लिए धर्मेंद्र? ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट लिखिए कच्ची दरगाह से, कच्ची दरगाह से कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच, कच्ची दरगाह से बिदुपुर, बिदुपुर, बिदुपुर है ना, ब्लॉक है ना, बिदुपुर ब्लॉक, ये राघोपुर बिदुपुर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेट पर जगह खोजिएगा, अपने आ जाएगा, लोकेशन भी आ जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा कि कहां पर है। ठीक है ना, दीजिएगा कच्ची दरगाह से बिदुपुर पुल जैसे दीजिएगा बिहार तो आ जाएगा आपको। कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच 6 लेन पुल, ये 6 लेन की पुल बन रही है। सुल्तानगंज से, सुल्तानगंज का नाम सुने हैं ना? यहां से यहाँ ये क्यों फेमस है?
बाबा को जो जल चढ़ता है, लोग सुल्तानगंज में ही स्नान करके ना जल बोझता है। जो बाबा धाम जाते हैं हम लोग, बिहार के लोग, सावन के महीने में, तो वहीं सुल्तानगंज घाट पे ही न सब स्नान करता है, वहां जल बोझता है, वहां से पैदल निकलता है। देखिए, सुल्तानगंज से अगवानी घाट के बीच, सुल्तानगंज से अगवानी घाट के बीच, ये अगवानी घाट हो गया भागलपुर, सुल्तानगंज से अगवानी घाट के बीच 4 लेन वाली पुल, 4 लेन पुल ये भी बन रहा है। ये भी बहुत लंबी पुल होगी। बख्तियारपुर ताजपुर के बीच 4 लेन वाली पुल, बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन वाली पुल। मानसी हरदी, मानसी हरदी, मानसी हरदी चौघरा, मानसी हरदी चौघरा 4 लेन वाली पुल। अब देखिए, ये सब जितना भी पुल है सब 300, 400, 500 करोड़, 1000 करोड़ की लागत से ये बन रहा है सब पुल। उससे ज्यादा, कुछ कुछ पुल उससे ज्यादा लागत से बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि बिहार में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो है हर मौसम में आवाजाही का बेहतर साधन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बिहार के लोग विकास करेंगे। जहां पुल बनते हैं, बड़े बांध बनते हैं, इन सब से एक तो उस क्षेत्र के लोगों को तत्काल बनने के समय रोजगार मिलता है जब काम चल रहा होता है, और जब काम फिनिश हो जाता है तो उधर से जो आवाजाही होता है ना, तो बहुत तरह के दुकान वहां पर खुल जाते हैं। बहुत तरह के जो है वाहन चालक, शोरूम, वाहन ठीक करने के, खाना खाने के, रहने के, ठहरने के, और जो इसमें से थोड़ी सी तीर्थ यात्रा वाले जगह है, सुल्तानगंज, अगवानी, इस तरह के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में तो सोचिए कि वहां के लोगों के लिए कायाकल्प का काम करेगा विकास के क्षेत्रों में। तो सरकार के द्वारा इस तरह के जो काम किए जाते हैं, जिसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से तो ये दिखता है कि पुल बन रहा है, उस समय जो कॉन्ट्रैक्टर है, छोटे छोटे वहां पर जो कार्य है, उसको लाभ हुआ, लेकिन बाद में उस क्षेत्र के जनता को काफी लाभ देता है। ठीक है, आगे लिखिए। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर में, बिहार में क्रिकेट स्टेडियम कहाँ था इससे पहले? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हाँ, मोइनुल हक स्टेडियम, क्या? हाँ, सैदपुर। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी की स्थापना किया जा रहा है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी की स्थापना किया जा रहा है। सहखेल अकादमी, सहखेल अकादमी किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टार देखिए, बोध गया में, बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किया गया है। बोध गया में महाबोधि
सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है? हाँ, केंद्र, केंद्र, सेंटर। कन्वेंशन हॉल वगैरह बनाया गया है वहां पर। थोड़ा सा बौद्ध धर्म के प्रति जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी सॉफ्ट कॉर्नर है ना। जैसे पटना में भी जो पहले जहाँ पर पटना सेंट्रल जेल और बेउर जेल हुआ करता था, अभी बेउर में चला गया, तो पटना स्टेशन के पास था, तो वहां पर देखे हो ना मेडिटेशन हॉल वगैरह, बुद्धा स्मृति पार्क वगैरह बना है ना पटना जंक्शन पर। धर्मेंद्र, उसमें गए हो कभी? पुष्पा? हाँ, बना है ना। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया गया है। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम, पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। दरभंगा में तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। दरभंगा में तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। पटना में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। पटना में बापू टावर, बापू मतलब समझ गए ना, गांधी, यस, बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। मुंगेर में वानिकी कॉलेज की स्थापना, नहीं, बानकी जो वन से संबंधित होगा। हाँ, मुंगेर में वानिकी कॉलेज की, जैसे सोशल वानिकी हम लोग पढ़ते हैं ना, या अनवानिकी, तो उसमें जो वन के विभिन्न प्रकार होते हैं, उसके रखरखाव होते हैं, कैसे लगाया जाता है, कहाँ पर किस मिट्टी में ये किया जाता है, कैसे उसका हम करेंगे, तो इस सब की उसमें पढ़ाई होगी। इसलिए मुंगेर में वानिकी कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ठीक है, चलो आज यहीं तक। अब कल और परसों, कल थोड़ा होगा और परसों कुछ इकोनॉमिक का भी करंट वगैरह सब देख करके उसको क्लियर कर देंगे। तो बिहार स्पेशल तुम लोगों का जो बिहार से विकास से संबंधित चीज होगा वो अंत हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक। हाँ सने भाई, कहाँ हैं? हम क्लास ले रहे थे, इसीलिए फोन क्लास पर इंगेज था, इसलिए उठा नहीं पा रहे थे। नहीं, लेकिन लेट से क्लास शुरू हो पाया। बस
ऑफलाइन जो है आपको मैसेज देंगे इंस्टीट्यूट वाले लोग, ठीक है ना? ओके। आप लोग कहेगा